हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री का एक भी चैप्टर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप मेरे साथ पढ़ाई करो। ठीक है, बेसिकली आपका ये जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी आपको हम चीज़ें बताएंगे वो टोटली बेस्ड होगा आपके एनसीईआरटी पर। ठीक है, और जो भी आपका ये जो नया सिलेबस जो आया है, जो भी कुछ पोर्शन जो कटे गए हैं, कट कर दिए गए हैं, तो वो चीज़ें आपको जो है वो आपको मेंशन कर दी जाएंगी कि हाँ भाई ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आप मेरे साथ पढ़ो। ठीक है, आपको क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें आपको स्क्रीन में आपको नज़र आ रही हैं, आपको इस बोर्ड पर नज़र आ रही हैं, ठीक है, आप उन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जो कि हमारा है सॉलिड स्टेट, है ना। हम इस चैप्टर से स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जल्दी हम इसको फिनिश करेंगे, बहुत ही जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है, रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे केमिस्ट्री के, और फिजिक्स का भी स्टार्ट है ऑलरेडी। हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, मैथ का भी हम तीसरे चैप्टर पर हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट वो खत्म होने वाला है थर्ड हमारा जो चैप्टर है मैथ्स का। तो आप अगर नए हो जा करके तो आप देखो मेरे मैथ्स की वीडियो, देखो फिजिक्स के वीडियो देखो। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप तो इसका एक नोट्स बनाओगे, ठीक है ना। ओके, देखो तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है सॉलिड स्टेट, ठीक है, यानी कि हमें सॉलिड चीज़ों के बारे में पढ़नी है, जो भी हम सॉलिड के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, देखो बच्चे, सबसे पहले आप ये समझो कि बेसिकली कोई भी मैटर है ना, हमारा जो कोई भी मैटर है वो बेसिकली तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है सॉलिड, नेक्स्ट हमारा होता है लिक्विड, एंड नेक्स्ट हमारा होता है गैसेज। जो भी ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और उसके बाद समझोगे। देखो पहले समझ लेते हैं। ओके, आपने कहा सर सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेज है। अच्छा, अब बेसिकली हम सॉलिड लिक्विड गैसेस क्यों पढ़ते हैं, हम इनको क्यों बोलते हैं, वो आप सभी चीज़ें जानते हो। ठीक है ना। अब हमें इस चैप्टर में बेसिकली जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है केवल और केवल सॉलिड के बारे में। ठीक है, अच्छा, लिक्विड को बेसिकली हम फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं फ्लूइड? देखो बेसिकली जो लिक्विड्स होती है, जो गैसेज होती है, वो फ्लो कर सकती हैं, है ना, बिकॉज दे कैन फ्लो, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स, इसलिए हम इसको फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली इसका जो ये जो फ्लो होने का ये जो रीज़न है, जो कारण है, वो है इनके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इनके बीच में जो फोर्सेज, इनके पार्टिकल्स के बीच में, है ना, इनके एटम्स के बीच में जो फोर्सेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, जिससे ये फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस वजह से हम इनको फ्लूइड्स भी कहते हैं। इन दोनों को मिला करके लिक्विड्स एंड गैसेस को हम फ्लूइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल हमें ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, आप इन बातों को नोट डाउन कर लोगे। वैसे हमें पढ़ना है सर सॉलिड्स। अब देखो सॉलिड्स हमारे बेसिकली दो तरीके के होते हैं। सॉलिड्स हमारे बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा होता है एमॉर्फस सॉलिड, है ना। जैसा कि देखो नाम से ही लग रहा है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? जो क्रिस्टल फॉर्म में हो, जैसे कि NaCl आपने पढ़ा है। NaCl का जब आप क्रिस्टल बनाते हो, जैसे आपका जो नमक होता है, नमक वाला जो ढेले वाला जो नमक देखे हो, है ना, उसको हम कहते हैं NaCl। ठीक है, तो वो NaCl का हमारा क्रिस्टल है। ठीक है, NaCl का वो क्रिस्टल है, तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और नेक्स्ट हमारा होता है एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब जो क्रिस्टल नहीं हो, जैसे आपकी रबर हो गए, ये सब सारी चीज़ें, आपकी प्लास्टिक हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी एमॉर्फस सॉलिड होती है। जैसे हमारा ग्लास हो गया, ग्लास भी हमारी एक एमॉर्फस सॉलिड है। आ रही मेरी बातें समझ में? ठीक है ना। तो ये बेसिक सा हमारा क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। ओके, अब हमें अपने इस चैप्टर में हमें एमॉर्फस भी नहीं पढ़ना है, हमें ये भी नहीं पढ़ना। हाँ, बस इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। एमॉर्फस सॉलिड में थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी है, लेकिन हमें जो बेसिक, जो हमें जो पूरी की पूरी जो हमें चैप्टर में पढ़ना है ना, वो हमें पढ़ना है पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, है ना। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली हमारे चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है एनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड्स। तो इन्हीं चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या क्या सारी चीज़ें, यूनिट सेल, क्या लैटिस, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में, इसी हम चैप्टर में जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इतनी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये देखो केवल थ्योरी, ये केवल थ्योरी है ना। आपको इसका बस थ्योरी ही समझना है और नोट्स बनाते चलना है। नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाया तो कुछ नहीं, कोई समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाते चलना है। वो अलग बात है, हम अपलोड कर देंगे जब इसका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, तो हम जो है आपको इसके नोट जो है, बट आप वेट मत करो कि आप सर नोट्स को अपलोड करोगे, ये कोई बात वो नहीं हुई, है ना। आप चीज़ों को समझते चलो, समझ लो और देन उसको आप लिख लो। इतनी बातें लिख ली आपने? ओके सर। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि हमें केवल और केवल हमें ये वाला टॉपिक ही पढ़ना है ना। अपने पूरे चैप्टर में हमें ये टॉपिक पढ़ना है। थोड़ा सा हम एमॉर्फस के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो एज एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ओके सर। देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं एग्जैक्टली आप सॉलिड की पहले डेफिनेशन समझ लो। आप ये बहुत बार पढ़े हो, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, नहीं क्लास 11th में,
क्लास 9 10 में आपने पढ़ा हुआ है ना। बेसिकली सॉलिड होता क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेज रिजिडिटी, जिसकी बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड। अब क्या कहा जाए रिजिड को, समझ रहे हो, रिजिडिटी, एंड हैव अ डेफिनेट शेप, ये इंपॉर्टेंट है ना। इनकी एक डेफिनेट शेप होती है और इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हम इनके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल से कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बेसिकली सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, किस बेसिस पर हम इसे सॉलिड कहते हैं। भाई सॉलिड को सॉलिड क्यों कहते हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। लिक्विड को लिक्विड क्यों कहते हैं, गैसेस को गैसेस क्यों कहते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, आपने पढ़ा था। हम यहाँ पर केवल पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं, कुछ नहीं। दे आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप, इनकी जो ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, है ना, और इनकी शेप जो है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, ठीक है ना। सबसे दूसरी बात है कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आप इनको दबाओ, ठीक है, ये जैसे मान लो ये आपका बोर्ड दिख रहा है, ये क्या है, ये एक सॉलिड है, हम इसको दबा रहे हैं, क्या ये कंप्रेस हो पा रहा है, नहीं, दैट इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। ये हाईली डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली डेंस होते हैं, ठीक है। नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी, ऐसा नहीं है कि आप ये जो आपका ये जो सॉलिड जो आपको दिख रहा है ये क्या होने लगे, ये फ्लो होने लगे आप अचानक से, ऐसा नहीं है। तो इनकी फ्लूइडिटी नेग्लिजिबल होती है, कुछ भी ये मतलब ये फ्लो नहीं कर सकते, इनके पार्टिकल्स फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या होता है, आगे देखते हैं। नो डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट, मतलब पार्टिकल्स का आपस में डिफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ जो आपकी प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये जो आपका ये जो है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट देयर मीन पोजीशन। देखो, जैसे आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि जैसे कोई भी अगर सॉलिड है, मान लो आपका ये सॉलिड है, ठीक है, तो ये सॉलिड क्या होगा, ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ये है ना, बहुत डेंस होगा, ठीक है। ये सब आपके क्या है, इसके अंदर इन्फाइनाइट नंबर में क्या है, पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है इस बगल वाले पार्टिकल को टक्कर मारेगा, कोलाइड करेगा। अब ये क्या करेगा, ये अपने पोजीशन पर रख करके ऐसे ऐसे झूमने लगेगा। वो आपने गाना सुना है, झूम बराबर झूम, ठीक है, ये वाला झूमने लगेगा। अब ये जब झूमने लगा, ये ऐसे ऐसे हिलने लगा, तो अब ये इस बगल वाले को टक्कर मारेगा। फिर ये वाला पार्टिकल भी क्या होगा, ये भी इस तरीके से झूमेगा, इसके अगल बगल जो भी पार्टिकल होंगे ये इसको ऐसे टक्कर मारेगा, तो इसके ये वाला भी जो पार्टिकल है ये भी अब मोशन में आ जाएगा। अब ये अपने बगल वाले पार्टिकल को ऐसे टक्कर मारेगा, है ना। तो इस तरीके से जो होता है, ये अपने मीन पोजीशन पर ही क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन याद आ रहा है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल उड़ा, आपने इसको यहाँ पे गर्म करना स्टार्ट किया, ये पार्टिकल उड़ करके यहाँ चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ हम देखते थे लिक्विड में, है ना। लिक्विड में पूरा का पूरा जो पार्टिकल है ना, वो एक तरफ से पूरी दूसरी तरफ क्या करता था, मूव करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी लिक्विड को जब आप गर्म करते थे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो नीचे से गर्म होकर के ऊपर की तरफ आते थे, फिर जो ठंडे पार्टिकल्स थे वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आप इसको गर्म करोगे, इसके पास एनर्जी आ गई, ये दूसरे वाले को टक्कर मारा, दूसरे वाले को ये इसने एनर्जी दिया, अब ये जो है वो तीसरे वाले को टक्कर मारेगा, ये इस तरीके से मूव करने लगेगा, ये चौथे वाले को टक्कर मारेगा, पांचवें छठे, इस तरीके से पूरा का पूरा जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को पकड़ करके घुमाने लगता है, जो भी कह लो, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बेसिक से कुछ टर्म्स है, आपको लिखने जरूरी है अपनी कॉपी में, ओके। ओके बच्चे, देखो नेक्स्ट हम अपना जो मेन टॉपिक है, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। सिंपल, हमने आपको पहले ही बताया है कि हमें एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल से हमें उसका डेफिनेशन, सिंपल उसके बारे में जानना है कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। हमें जो भी बातें करनी है, हमें जो भी थ्योरी पढ़नी है, वो बेसिकली टोटल जो हमारा बेस्ड है वो हमारा बेस्ड है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, क्या होता है सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो, क्रिस्टलाइन का मतलब ही क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में हो, ठीक है ना। अच्छा, इतना ही सफिशिएंट नहीं है, क्रिस्टल फॉर्म में और क्या क्या होनी चाहिए। देखो, तो कुछ बेसिक से पैरामीटर्स हैं इनके, ठीक है। क्या है कि दीज आर सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इनके एटम्स होंगे, आयन्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, हैव रेगुलरली ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होगा। आ रही मेरी बात समझ में, ये एक अपने आप को, अपने ये जो इनके जो एटम्स होंगे ये एक किसी ऑर्डर में अरेंज हुए होंगे। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पे एक ऐसा मान लो ऑर्डर बना, ठीक है, एक यहाँ पे मान लो ऐसे ऑर्डर बना, और मान लो एक ऐसे यहाँ पे ऐसे इतना सारा ऑर्डर बना, तो ऐसा नहीं होगा। मान लो इतनी बड़ी अगर ये कोई सॉलिड है तो हर जगह जैसे ये ऑर्डर है ना, सेम तरीके का पैटर्न आपको हमेशा ऐसे देखने को मिलेगा। आ रही मेरी बात समझ में, इस तरीके का आपको जो है पैटर्न हमेशा हर जगह आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेगुलरली ऑर्डर, जिसको कहते हैं, है ना। ये पूरे के पूरे सॉलिड में, थ्रू आउट द सॉलिड, एंड इट गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। हम कहना एक जैसे यहाँ पर है सेम, फिर इस तरीके से हर जगह आपको सेम ऑर्डर का जो है वो अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, तो दैट आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये एक बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। मतलब
पूरे के पूरे सॉलिड में इनकी जो ऑर्डर होगी, जो एटम्स की या फिर आयंस की या फिर मॉलिक्यूल्स की जो भी ऑर्डर होगी, वो पूरे थ्रू आउट द एटम वो क्या करेगा, अपने उस ऑर्डर को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और भी कुछ बेसिक सी बातें समझते हैं, जैसे दूसरी पॉइंट ये है कि दे हैव डेफिनेट पैटर्न, इनके एक डेफिनेट पैटर्न होते हैं। तीसरी चीज, दीज सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना, इनकी जो ऑर्डर होती है वो काफ़ी लंबी, मतलब थ्रू आउट दी पूरी की पूरी सॉलिड में ही ये ऑर्डर होती पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दी सॉलिड एग्जिस्ट एज क्रिस्टल, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट है दीज आर नोन एज ट्रू सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल ऑप्शनल ये पूछता है कि ट्रू सॉलिड कौन है, ऑप्शन दे दिया क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस, तो आप क्या लगाओगे, क्रिस्टलाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमें भाई यही तो पढ़ना है, ये हम बाद में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड ही तो पढ़ना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स कह रहे हैं, हम बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे। फिलहाल ये जल्दी जल्दी थ्योरी वाला पोर्शन हम ये जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ में आया। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड। ओके वैसे देखो नेक्स्ट हेडिंग आप लगा लो एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, सिंपल। एमॉर्फस जैसे कि मतलब क्या हो गया, एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म। आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म। सो हम इसके अकॉर्डिंग हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे। दीज आर द सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट पॉजेज, है ना, डू नॉट पॉजेज रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट, मतलब कि आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना, कहीं कुछ पैटर्न बनेगा, कहीं कुछ और पैटर्न बनेगा, पूरे के पूरे सॉलिड्स में, है ना। तो इस तरीके से हमें इरेगुलर अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो उस टाइप के सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं इनमें कि दे हैव इरेगुलर शेप्स, इनके जो शेप्स होते हैं, इनके अंदर इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, दे फॉर्म क्रिस्टलेट। अब ये क्रिस्टलेट का मतलब क्या है, जैसे नाम सुनने से तो लग रहा है ये आपका क्रिस्टलाइन जैसा लग रहा है, तो क्रिस्टलेट हमारा रिलेटेड है एमॉर्फस से, याद रखना, क्रिस्टलेट रिलेटेड है एमॉर्फस से। अब ये क्रिस्टलेट का अगर आप मतलब समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एमॉर्फस से रिलेटेड क्यों है। क्रिस्टलेट का मतलब होता है कि अ स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट, ना, बहुत ही छोटा सा रीजन जो है वो प्रॉपर वे में अरेंज है, लेकिन उसके बाद नहीं। फिर कहीं एक छोटा सा रीजन क्या होगा, कहीं एक प्रॉपर वे में अरेंज होगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो ये चीजें हैं, इसका मतलब होता है क्रिस्टलेट, और क्रिस्टलेट आपका रिलेटेड है एमॉर्फस सॉलिड से। मेरी बात समझना, क्रिस्टलाइन से रिलेटेड नहीं है, बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, अच्छा क्रिस्टलेट है तो क्रिस्टलाइन ही होगा, और ऑप्शन टिक करके गलत आ जाओगे आप लोग। तो ये ध्यान रखना है, जो क्रिस्टलेट है वो आपका रिलेटेड है एमॉर्फस से, नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड से। ओके, क्रिस्टलेट का मतलब समझ जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, स्मॉल रीजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा सर, जैसे रबर हमारा एक एमॉर्फस सॉलिड है, ग्लास हमारी एक एमॉर्फस सॉलिड है, टार हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ये सब सारे के सारे हमारे कैसे हैं, एमॉर्फस सॉलिड है। देखो रबर की जैसे आप बात करें, जैसे मान लो आप रबर को कभी आप ब्लेड से काटे हो, है ना, तो उसके अंदर आपको ऐसा दिखता है, कुछ ऐसे ऑर्डर का दिखता है, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं मतलब इस तरीके से ऑर्डर का दिखता है ना, तो इसलिए हम इसको एमॉर्फस सॉलिड्स में इंक्लूड करते हैं। इतनी बातें क्लियर है, एमॉर्फस सॉलिड में हम बस इतनी बातें समझनी है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं कि हम बेसिकली एमॉर्फस सॉलिड हम किसी को क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी को क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बोल रहे हैं। तो एक बेसिक सा डिफरेंस देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग लगा लो, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ओके बच्चे देखो, कुछ बेसिक से डिफरेंस देखते हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लोगे। फर्स्ट जो हमारी होती है वो होती है ज्योमेट्री, है ना, हम पहले डिफाइन करते हैं ज्योमेट्री के बेसिस पे इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। सेम वही बातें बताएंगे, हमने कहा क्रिस्टलाइन हैव डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री थ्रू आउट द सॉलिड्स। ठीक है, पूरे की पूरे सॉलिड्स में एक डेफिनेट एंड एक रेगुलर ज्योमेट्री, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। लेकिन हम अगर बात करें एमॉर्फस की, तो एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव सिमिलर ऑर्डर अरेंजमेंट एंड हैव नॉट डेफिनेट शेप। पहली चीज हमने बता दी ज्योमेट्री के बेसिस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे कि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क है या फिर क्या डिफरेंसेस है। देखो अगर हम बात करें अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि सॉलिड्स फ्लो लिक्विड एट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के अंडर में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में ये कन्वर्ट होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट्स ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर रेंज में भी। टेम्परेचर कभी वैरी करेगी, कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, ये होगा। लेकिन जब अगर हम बात करेंगे, अगर हम मेल्ट कर रहे हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, है ना, तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू के रेंज में क्या होगा, वो मेल्ट होगा। ठीक है, हमारी बात समझ में? ये हमारे फिलहाल 2 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो वैसे देखो नेक्स्ट हम जो डिफरेंस समझेंगे वो हम बेसिक हम वो समझेंगे आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी के बेसिस पर। अब ये क्या होता है आइसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी क्या होता है? देखो याद है, मेरी बात समझना, आइसोट्रॉपी वो रिलेटेड होता है आपके एमॉर्फस सॉलिड से, ठीक है, एंड एनिसोट्रॉपी आपका रिलेटेड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड से। ठीक है, देखो
तो हमने कहा सर जो आइसोट्रॉपी होती है, तो देखो एमॉर्फस सॉलिड्स बेसिकली हमारी क्या होती है, वो हमारी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, है ना, इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि ये हमारा ये जो एमॉर्फस सॉलिड है, तो इस सेम फिजिकल प्रॉपर्टी के शो करने की वजह से हम इस एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, हम आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो याद रखना है, ये जो आपका आइसोट्रॉपी, देखो आइसोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है, मेरी बात समझो, आइसोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है। अब आइसोट्रॉपी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम होंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, अगर ये सेम है ना, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉलिड है वो हमारा एक आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। एंड दिस प्रॉपर्टी याद रखना, जो आइसोट्रॉपी है ये एक प्रॉपर्टी है, एंड दिस प्रॉपर्टी नोन एज आइसोट्रॉपी। ठीक है, तो आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी कौन शो करता है? एमॉर्फस सॉलिड्स। बात समझ आ रही है? आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी कौन शो करता है? एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अगर हम उसके जस्ट अपोजिट बात कर ले, हमने कहा था सब्सटेंसेस विच हैव दीज प्रॉपर्टी का मतलब यही सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है ना, अ डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। मतलब कि एनिसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन और ये जो एनिसोट्रॉपिक जो सब्सटेंसेस हैं, तो इनकी ये जो प्रॉपर्टी है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। तो एनिसोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है जो कि रिलेटेड है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड से, और जो आइसोट्रॉपी है वो भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो आपका रिलेटेड है एमॉर्फस सॉलिड से। तो इन शॉर्ट आप देखो, ये बता दो क्या कि हमारी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, ये हमारा शो करेगा एनिसोट्रॉपिक, मतलब इसको हम एनिसोट्रॉपिक भी कहेंगे, है ना, एनिसोट्रॉपिक कहेंगे। और हमारा जो एमॉर्फस सॉलिड होगा, तो इस एमॉर्फस सॉलिड्स को हम कहेंगे आइसोट्रॉपिक। क्या कहेंगे? आइसोट्रॉपिक, हाँ, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। ठीक है, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। ओके सर, एक और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिस पर हम बहुत ही आसानी से इजीली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को या एमॉर्फस सॉलिड को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या होता है? देखो, पहले तो ये समझो, पहले एग्जैक्टली क्लीवेज का मतलब क्या होता है। ये होता है एग्जैक्टली शार्प डिवीजन, है ना, दैट इज अ स्प्लिट, है ना, बीच से कोई पार्ट क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज। तो हमने कहा कि हमारी जो एमॉर्फस जो सॉलिड्स होती है वो हमारी क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करती। क्यों? देखो, हमने कहा बेसिकली, देखो क्लीवेज क्या होती है, एक शार्प डिवीजन। क्या हो कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, अगर हम किसी उसको नाइफ से अगर कट कर दें, ठीक है ना, अगर हम उसे नाइफ से अगर कट करें, तो क्या होगा, उसके जो हमें एजेस मिलेंगे ना, वो हमें एक क्लीन क्लीवेज मिलेगा। समझ रहे हो? ये एक स्मूथ सा हमें सरफेस मिल रहा है ना। देखो, ये एक स्मूथ सा सरफेस है। कौन सी केस में? ये हमारे केस है क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। हम जब इसको किसी शार्प नाइफ से जब हम इसको कट करते हैं, तो ये बेसिकली एक इरेगुलर ब्रेकेज शो करता है। जैसे आप कभी किसी इरेजर को काटे हो, किसी ब्लेड से काटे होगे, बचपन में बहुत सारे इरेजर को आपने वेस्ट किए होंगे ना, काट काट करके, मजा भी आता था काटने में। तो जब काटते थे ना, तो ये देखते थे ना, उसके अंदर ना बड़े अजीब टाइप सा, मतलब थोड़ा सा ये खुरदुरा। हमेशा हम लोग उसको क्या करते थे, हमेशा हम लोग उसको प्लेन बनाने की कोशिश करते थे, और इस चक्कर में सारा का सारा जो इरेजर है वो पूरा का पूरा इरेजर खत्म हो जाता था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है ना, कि जब आप उसको किसी शार्प ए से जब नाइफ से जब काटोगे, तो वो एज अ क्या कहेगा, वो एक क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब याद रखना है शार्प डिवीजन, दैट इज एक स्मूथ, आपको एक स्प्लिटनेस देखने को मिले, है ना, एक स्मूथ, एक स्प्लिट हो गया। ये कौन सी केस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये बेसिक सी हमारी कुछ बातें थी। ये देखो, ये आपका बेसिक एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, ये पूरी की पूरी थ्योरी है, आपको पूरा का पूरा थ्योरी समझना है। आपको बोर्ड में जो भी चीज़ें नजर आती हैं, आप उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करोगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो चलो फिलहाल के लिए हम ये बेसिक हमारा एक इंट्रोडक्शन था, हमें ये सब सारी चीज़ें हमें एज एक इंट्रोडक्शन बेसिक हम क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के बारे में जान गए। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट करके बताओगे, और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स का फ़ायदा तो हो ही, और साथ ही थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो, है ना, मेरे भी थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, ओके, तो फिलहाल ये बात की बात है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है,
और पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।